भैया मनीष यहीं आ गया मेरे पास ही। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के पार्ट हैं। जब फोटोसिंथेसिस बोलते हैं तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन ये होती है कि जब प्लांट सनलाइट, CO2 और H2O इन तीनों की प्रेजेंस में क्या बनाता है? ग्लूकोज प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और इस फोटोसिंथेसिस के अंदर दो रिएक्शन होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के पार्ट हैं। फोटोसिंथेसिस का वो पोर्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होता है वो लाइट रिएक्शन कहलाता है, और फोटोसिंथेसिस का वो पोर्शन जो डार्क, जिसके लिए लाइट की जरूरत नहीं है, वो डार्क रिएक्शन कहलाता है। समझ में आई बात? ठीक है। अब लाइट रिएक्शन और अगर समझे तो क्या होता है? क्या होता है कि जब आपका लाइट रिएक्शन के अंदर होता क्या है, आपकी जो सनलाइट है, ओके, सनलाइट मतलब लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी है वो लाइट एनर्जी ट्रैप हो जाती है। कहां पे ट्रैप करता है दीपक? कहां ट्रैप होती है लाइट एनर्जी? सीरीज में। क्लोरोफिल पिगमेंट में। ठीक है। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट की कौन सी चीज में? थाइलाकोइड्स में। ओके। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो लाइट एनर्जी ट्रैप नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात? अगर क्लोरोफिल नहीं है तो लाइट एनर्जी ट्रैप नहीं हो सकती। तो क्या, अब आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो क्या प्लांट का फूल फोटोसिंथेसिस करता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं है। समझ में आ रही बात? ओके। क्लोरोफिल लाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है। कहां? क्लोरोफिल किस में होता है? थैलाकोइड्स में, क्लोरोप्लास्ट में। ओके। फिर उसके बाद क्या होता है कि इस एनर्जी की मदद से जो CO2 है वो क्या करी जाती है? वो रिड्यूस कर दी जाती है। वो CO2 क्या होता है? रिड्यूस हो जाती है। किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। CO2 रिड्यूस हो जाती है कार्बोहाइड्रेट में। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन का निकल जाना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यस, दोनों चीज रिडक्शन कहलाई जाती है। तो CO2 में हम CO2 का रिडक्शन करते हैं, इसका मतलब कि CO2 में ऐड होती है हाइड्रोजन। भाई क्लियर है मामला? ये जो रिडक्शन ऑफ CO2 है, इसके लिए लाइट की कोई जरूरत नहीं होती कि मतलब सनलाइट में ही होगा ये काम, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पक्की बात? तो अगर मैं फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स देखूं तो स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस, ओके, स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस अगर हम बोले तो फोटोसिंथेसिस में आपके मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 3। पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। तो किस किस चीज का एब्जॉर्प्शन होगा भाई? एब्जॉर्प्शन होगा CO2 का, H2, सनलाइट और वाटर, ठीक है, और सनलाइट का। क्लोरोफिल का नहीं होगा? क्लोरोफिल तो ऑलरेडी होता है ना बेटा। क्लोरोफिल अच्छा। कंज्यूम क्या करेगा? सनलाइट कंज्यूम करेगा ना क्लोरोफिल। भाई डोंगा तो है ना तेरे पास? भाई दूध ही तो लाता है बाहर से, भगवाना भी लाता है। नहीं, दूध लाते हो ना सिर्फ, तो सनलाइट आएगी बस। उसके लिए भगवाना तो है ऑलरेडी, तो क्लोरोफिल भगवाना है जिसमें वो ट्रैप होगी आके। ओके, तो वो ऑलरेडी है हमारे पास। तो एब्जॉर्प्शन की स्टेप में CO2, H2O और सनलाइट तीनों चीजें
एब्जॉर्ब करी जाती हैं। किसके द्वारा? प्लांट के द्वारा। ओके अब CO2 कैसे एब्जॉर्ब करता है प्लांट, H2O कैसे एब्जॉर्ब करता है, ये हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। सनलाइट का तो ऑलरेडी आपको पता चल गया। निखिल, सनलाइट कैसे एब्जॉर्ब करता है प्लांट? सर बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ में। लीफ से थोड़ा सा अंदर जाओ, लीफ में कहाँ? कौन से सेल ऑर्गेनेली में? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में। हाँ, थाइलाकोइड। थाइलाकोइड्स में। अगर और अच्छे से आंसर करना है तो थाइलाकोइड्स बोल सकते हो, नहीं तो क्लोरोप्लास्ट बोलोगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो ये सब चीजें अगर कोई राह चलते भी पूछ लेना तो आपको पता रहनी चाहिए, ये नहीं कि मैं पढ़ के आऊंगा। ठीक है, ओके। अब CO2 कैसे अब्सॉर्ब होगी और H2 कैसे अब्सॉर्ब होगा मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सनलाइट का हमने देख लिया कि सनलाइट होगा क्लोरोफिल की मदद से, और क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट। ओके, फेयर इनफ। क्लोरोप्लास्ट में। एब्जॉर्प्शन स्टेप डन है। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप होता है कन्वर्शन। कन्वर्शन में, इस कन्वर्शन की स्टेप में दो चीजें होती हैं पैरेलली। पहली चीज कि ये जो H2O है, ये H2O स्प्लिट हो जाता है। ओके, होल्ड करो। हाँ, तो ये जो कन्वर्शन का स्टेप होता है, इस कन्वर्शन के स्टेप में दो चीजें होती हैं। पहली चीज H2O स्प्लिट होता है। किस किस चीज में स्प्लिट होता है? H2O स्प्लिट होता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। जल में। ओके, ये होता है स्टेप 1। हाँ भैया। ओके, दूसरा स्टेप और पैरेलल स्टेप भी बोल सकते हैं इसको। इसमें ये क्या होता है कि जो आपकी लाइट एनर्जी है, ये जो आपकी लाइट एनर्जी है, ये आपकी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। ये आपकी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। एनर्जी में। ठीक है, तो जब ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो इस केमिकल एनर्जी का नाम है ATP। ATP। ओके, इस केमिकल एनर्जी का नाम होता है ATP, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट। ओके, वापस से सुनो। जो सेकंड कन्वर्शन का स्टेप होता है, इस कन्वर्शन के स्टेप में दो चीजें चलती हैं। पहली चीज कि H2O स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और दूसरी चीज कि आपकी लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और केमिकल एनर्जी का नाम होता है ATP। क्लियर है मामला? ठीक है, तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप होता है आपका रिडक्शन ऑफ CO2। CO2। रिडक्शन ऑफ CO2 मतलब आपकी CO2 रिड्यूस होती है। अब जब रिडक्शन ऑफ CO2 बोलेंगे इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या ऐड हो जाएगा जाके? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ओके, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। अब ये हाइड्रोजन आया कहां से भाई? ये देखो स्प्लिट किया ना यहाँ पे हाइड्रोजन को, वाटर से। है ना? ये हाइड्रोजन हमने लेके आया था यहाँ से, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके इसको रिड्यूस कर देगा। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। अब इस रिडक्शन वाले रिएक्शन में कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी आपको ATP देता है। ATP देता है। ओके, क्लियर है मामला? वो एनर्जी हाँ आपको भैया। ATP देता है। ठीक है, तो इस कन्वर्शन में होता है क्या है कि आपका CO2 रिड्यूस होता है किसमें? ग्लूकोज में। किसमें रिड्यूस हो जाता है? ग्लूकोज में। देखो ग्लूकोज का सिंबल, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, O6। है ना? तो इसमें क्या हुआ देखो, CO2 से ये बन गया, मतलब हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस हो गई, हाँ या ना? हाँ भैया। ओके, हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस हो जाती है इसमें, तो ये रिडक्शन बोला जाता है इसको। और ये किसकी मदद से होता है? ये ATP की मदद से होता है। क्लियर है मामला? ओके, अब अगर मैं ये बोलूं आपको कि कौन से स्टेप लाइट रिएक्शन में होंगे और कौन से स्टेप डार्क रिएक्शन में होंगे, मतलब कौन से स्टेप के लिए लाइट की जरूरत है और कौन से स्टेप के लिए लाइट की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो क्या किया जा सकता है भाई? हम ये बोल सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन का जो स्टेप है इसके लिए लाइट की जरूरत है। एब्जॉर्प्शन तो तभी हो सकता है जब लाइट होगी, आया ना? राइट, ये दोनों स्टेप आपके डार्क रिएक्शन में किए जा सकते हैं, है ना? इनके लिए कोई लाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लाइट हमने ट्रैप करके रख ली है, तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है बस। ऐसा बोला जाता है कि ये भी स्टेप लाइट रिएक्शन के अंडर ही चले जाता है, ठीक है? लेकिन आप थोड़ा सोचो तो इतनी कोई जरूरत नहीं है इसकी। पर
अगर कोई पूछ ले आपको तो ये एब्जॉर्प्शन और कन्वर्शन का स्टेप आपका होगा लाइट रिएक्शन के अंडर, और रिडक्शन ऑफ CO2 का स्टेप होगा आपका डार्क रिएक्शन के अंदर। क्लियर हो गया मामला? ठीक है, रिडक्शन ऑफ CO2 के लिए लाइट की कोई जरूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, उस लाइट को ऑलरेडी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया और उस केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा फोटोसिंथेसिस। ये पूरा फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस का स्टेप है और इसमें ऐसा सब मामला होता है। ओके, अब जितना एटीपी यूज हुआ उतना एटीपी यूज करते हैं और बाकी को हम स्टोर करके रख देते हैं, और इस स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एटीपी को बोला जाता है एडीपी। ओके, स्टोर कर देते हैं, जितना एटीपी यूज होता है उतना यूज करते हैं और बाकी को स्टोर करके रख देते हैं। ओके, इसी तरीके से जितना ग्लूकोज यूज होता है उतने ग्लूकोज को यूज करता है प्लांट और बाकी को स्टोर करके रख देता है। स्टोरिंग फॉर्म, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्टोरिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स। ठीक है, इन प्लांट्स इसका नाम होता है स्टार्च। स्टोरिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स इज कॉल्ड एज स्टार्च। जितना ग्लूकोज यूज करना होता है उतना ग्लूकोज यूज कर लेता है और बाकी को स्टोर करके रख देता है। इस स्टोर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं स्टार्च। ओके, आ रही बात समझ में? अब ये स्टार्च आपको देखने को कहां मिलेगा? अगर मैं आपको देखने के लिए दिखाऊं आपको, तो जब आप आलू धोते हो तो उसमें एक व्हाइट व्हाइट चीज निकलती है। कभी आलू धो, ठीक है, आलू को काट लो और फिर उसके बाद उसमें से जब आप उसको धोगे तो उसका एक मांड निकलेगा, उसको बोलते हैं व्हाइट व्हाइट स्टफ सा निकलता है। या फिर चावल को आप धोते हो तो चावल में से भी व्हाइट व्हाइट स्टफ निकलता है ना? वो होता है एक्सेसिव स्टार्च, मतलब वैसा होता है स्टार्च। साबूदाना खाया कभी? साबूदाना देखा है किसी ने? यस सर। साबूदाना स्टार्च होता है, प्योर स्टार्च। ओके, वो शकरकंदी जैसा रूट होती है उससे बनता है। ओके, तो स्टार्च है वो। स्टार्च इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ओके, समझ में आ रही बात? इन प्लांट्स में ये प्लांट्स ऐसे स्टोर करते हैं ग्लूकोज को। भाई क्लियर है मामला? अब हम देखते हैं, अब फोटोसिंथेसिस क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं आगे कि ये जो CO2 और H2O थे, ये CO2 और H2O, ये CO2 और H2O प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है? एब्जॉर्ब करता है ना वो, तो प्लांट कैसे इसको एब्जॉर्ब करता है? हमने देख लिया सनलाइट को तो कैसे एब्जॉर्ब करता है प्लांट, वो तो हमने देख लिया भाई क्लोरोफिल की मदद से। लेकिन CO2 और H2O को कैसे करता है? H2O का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। H2O कहां से एब्जॉर्ब करेगा भाई? रूट से एब्जॉर्ब करेगा, है ना? रूट होती है ना अंदर प्लांट की, तो वहां से H2O मॉलिक्यूल पानी वो ले लेता है वहां से। ओके, फिर और कहां से लेगा? स्टेम से भी ले लेता है। ओके, स्टेम पे भी जगह रहती है, वहां से भी पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन ये जो CO2 के एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म है ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये CO2 के एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म आपको पढ़ने के लिए लीफ का क्रॉस सेक्शन पढ़ना पड़ता है। हम क्या करेंगे? लीफ का क्रॉस सेक्शन पढ़ेंगे। लीफ का क्रॉस सेक्शन मतलब ये लीफ है, हमने इसको यहाँ से काट दिया और फिर हम इस पोर्शन को देखने वाले हैं, ये वाले पोर्शन को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू। ओके, लीफ ली आपने, उस लीफ को काट दिया यहाँ से आगे से, और अब आप इसको यहाँ से देखोगे तो क्रॉस सेक्शनल व्यू होगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं ना भाई, इलेक्ट्रिसिटी में भी आपने पढ़ा होगा कि क्रॉस सेक्शनल डायमीटर उसका इतना है। क्रॉस सेक्शनल डायमीटर मतलब क्या है? ये वायर है, इसको आपने काट दिया और जब आपको ये दिख रहा है तो ये वाला डायमीटर क्रॉस सेक्शनल डायमीटर होता है। ठीक है, तो लीफ की जब हम क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं तो हमें तीन चीजें मतलब मल्टीपल चीज दिखाई देती हैं। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला होता है एक वैक्स की लेयर। ओके, सबसे ऊपर ये होती है वैक्स की लेयर। ओके, ये कैसे पता चली हमें कि ये वैक्स की लेयर है भाई? आप कभी भी लीफ पे पानी गिरा के देखो, वो पानी लीफ पे रुकता नहीं है, फिसल जाता है ना? लीफ पे कभी भी पानी रुकता नहीं है, ऊपर से वो फिसल जाता है पूरा। तो वैक्स की लेयर रहती है। फिर उसके बाद क्या रहता है? उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सेल होते हैं। ठीक है, इस तरीके के लंबे लंबे ब्रिक टाइप के सेल होते हैं, जैसे ईंटें लग रही हो भाई। ओके, इस तरीके के सेल होते हैं, इनको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। इनको हम बोलते हैं एपिडर्मिस।
ठीक है, इसको बोला जाता है, क्योंकि ये ऊपर है तो इसको बोलते हैं हम अपर एपिडर्मिस। इसको बोलते हैं हम अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब होता है खाल, अगर मैं आपको बताऊं तो एपिडर्मिस मतलब खाल। तो इसको हम बोलेंगे क्योंकि ऊपरी सतह पे है तो इसको बोलते हैं हम अपर एपिडर्मिस। ओके, इसके बाद आता है आपको ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे, मतलब ऐसे आड़े आड़े सेल्स। ठीक है, इस तरीके के ऐसे। इतनी शार्प एजेस नहीं होती, ठीक है, ये ऐसा रहता है। ओके, इस तरीके का। और ये होता है आपका, ये होते हैं आपके सेल, लेकिन अगर आपको याद रखना तो इसमें अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, ये प्लांट सेल है यहाँ पे जिनमें क्लोरोप्लास्ट है। क्लियर है मामला? ठीक है, ये प्लांट सेल है जिनमें क्लोरोप्लास्ट है। और ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे क्यों है भाई दीपक? क्या लगता है तेरे को, क्लोरोप्लास्ट वाले सेल यहाँ क्यों है? क्योंकि वो यहाँ पे क्लोरोफिल होगा। अरे इधर क्यों है, नीचे क्यों नहीं बना रखे? इधर एक बार बताना। ऊपर क्यों है? ये देखे, ये ध्यान पे ही नहीं रहता यार, तू पता नहीं कहाँ रहता है दीपक। इसी पे ही ध्यान है मेरा। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तेरे को, मैं बोल रहा हूँ ऊपर क्यों है ये। यहाँ पे देख, यहाँ पे ऊपर की, यहाँ पे सबसे ऊपर लेयर है, ये टॉप मोस्ट लेयर है, लीफ की ये टॉप मोस्ट लेयर है। ये बहुत पास नहीं है टॉप मोस्ट लेयर से, ऐसा क्यों? निखिल, सनलाइट कहाँ से आएगी? सनलाइट ऊपर से आएगी ना, वाटर एब्जॉर्ब। यहीं से आएगी ना, कि यहाँ से आएगी? ऊपर यहाँ से। से आएगी, ऊपर से आएगी ना। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो सनलाइट के पास रहना चाहिए ना, ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके ज्यादा से ज्यादा, है ना? राइट, तो सिर्फ वैक्स की लेयर है, एपिडर्मिस और तुरंत क्लोरोप्लास्ट वाले सेल आ जाते हैं ताकि जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब किया जा सके। ओके, क्लियर है भाई मामला? ठीक है, फिर उसके बाद वापस बाकी के सेल्स होते हैं, इस तरीके के बाकी के सेल होंगे। लेकिन ये जो सेल्स होते हैं, बाकी के जो सेल्स होते हैं प्लांट के, इनमें मतलब क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और ये थोड़ा सा लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब इसे बहुत जगह जगह रहती है। ठीक है, इस तरीके के सेल्स हैं भाई, ऐसे ही है, पड़े हुए हैं, जस्ट टू गिव द स्ट्रेंथ। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक और एपिडर्मिस आती है। लेकिन ये एपिडर्मिस में एक चेंज होता है, इस एपिडर्मिस में एक फर्क होता है, इस एपिडर्मिस में एक फर्क होता है। क्या फर्क होता है? तो ज्यादा बड़ा हो गया। इस एपिडर्मिस में एक फर्क होता है। इस एपिडर्मिस में क्या फर्क होता है? इस एपिडर्मिस में एक किडनी बीन्स जैसे सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम? गार्ड सेल्स। इस तरीके के इस तरीके से। ठीक है, ऐसे होगा ये पूरा। ओके, ऐसा सेल होता है, ऐसा सेल होता है, उसमें ऐसे दो ये गेट बंद रहता है। ठीक है, इस तरीके के। तो ये क्या है? ये है आपकी लोअर एपिडर्मिस। इस लोअर एपिडर्मिस में आपके पास सेल्स होते हैं और इनको बोलते हैं हम गार्ड सेल्स। ठीक है, इन गार्ड सेल्स का काम क्या होता है? इन गार्ड सेल्स का काम होता है कि इन पोर्स, देखो अगर ये गार्ड सेल ना हो तो यहाँ पे क्या एक गड्ढा है ना भाई, यहाँ पे पोर हो जाएगा एक, राइट? गड्ढे हो जाएंगे।
अरे क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा ना अगर इस सेल को निकाल दूंगा मैं, इस सेल को भी निकाल दूंगा तो यहाँ पे भी गड्ढा हो जाएगा। तो ये इन पोर्स को कवर करके रखता है। अगर ये सेल यहाँ ना हो तो यहाँ पे गड्ढा होगा, हाँ या ना? अगर ये सेल यहाँ पे ना हो तो यहाँ पे गड्ढा होगा। तो वो इन गड्ढों को, इन पोर्स को कवर करके रखते हैं। लेकिन फिर ऐसे कवर करने की जरूरत क्या है भाई? एपिडर्मिस ही बना देते। ये ऐसे कवर हैं जहां पे आपको ओपन और क्लोज करना पड़ता है। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके घर में दरवाजे होते हैं, है ना भाई? दरवाजों की क्या जरूरत है? दीवार ही बना दो ना अगर आपको कवर ही करना है तो। लेकिन उस एरिया को क्या किया जाएगा? जब जरूरत पड़ेगी तो उस एरिया को ओपन किया जाएगा, और जब जरूरत नहीं होगी तो उस एरिया को बंद किया जाएगा। तो वो फिजिबिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बताओ, है ना? तो वो हमारे पास होना चाहिए, वो कंट्रोल की भाई जब मेरा मन करे तब मैं गेट खोलूं, और जब मेरा मन ना करे तब मैं गेट ना खोलूं। अरे हाँ या ना? समझ में आ रही बात? इसी तरीके से यहाँ पे गार्ड सेल्स बनाए जाते हैं इन पोर्स को कवर करने के लिए। तो इन पोर्स का काम क्या है? इन पोर्स का काम है CO2 को एब्जॉर्ब करना, मतलब एक्सचेंज करना। ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे, बस ये पोर्स खुल जाते हैं और CO2 अपने आप अंदर चली जाती है। देखो कैसे जाती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट की वजह से। ओके, पहले CO2 अंदर नहीं जा, कम होती है, हमेशा CO2 अंदर कम होती है और अंदर ज्यादा क्या रहता है? ऑक्सीजन। क्यों ऑक्सीजन ज्यादा रहता है? क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है और ऑक्सीजन निकाल रहा है, हाँ या ना? अरे हाँ, ऑक्सीजन निकाल रहा है, जितनी CO2 है इसमें उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है और ऑक्सीजन को निकाल रहा है। अरे समझ सुनाई दे रहा है कि नहीं तुमको? सुन रहा है भैया। हाँ भैया। तो ऑक्सीजन बाहर निकालेगा और CO2 को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आ रही बात? ये CO2 जहां पे जितनी भी रहेगी उसको क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब कर लेगा और जो ऑक्सीजन होगी उसको बाहर निकाल देगा, हाँ या ना? हाँ भैया। तो यहाँ पे ज्यादा क्या हो जाएगी? यहाँ पे हमेशा ज्यादा क्या रहेगी? ऑक्सीजन। तो जैसे ही ये गेट खुलेगा वैसे ही ऑक्सीजन क्या करेगी? बाहर भाग जाएगी ना? अरे हाँ है ना, बाहर चली जाएगी, और जो बाहर CO2 है वो अंदर आ जाएगी। हाँ भैया। क्यों? क्योंकि बाहर CO2 ज्यादा है और अंदर CO2 कम है। भाई तुम्हारे पास तुम एक क्या बोलते हैं, थिएटर में गए पिक्चर देखने के लिए, ठीक है? एक जगह बहुत भीड़ है और एक जगह सब खाली पड़ा है, तो आप कहाँ जाके बैठोगे? जहाँ खाली है वहीं जाओगे ना, कि भरे में ही जाओगे वापस? जहाँ खाली जगह वहां बैठोगे जाके। क्लियर, हाँ या ना? इसी तरीके से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, तो अंदर वाली ऑक्सीजन बाहर आ जाती है और बाहर वाली CO2 अंदर चली जाती है। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। पढ़ा था ना ये, 9th क्लास में पढ़ा था ना डिफ्यूजन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की लोअर मूवमेंट, कंसंट्रेशन, ऑटोमेटिक मूवमेंट को, इसको बोलते हैं हम गैसियस मूवमेंट ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। यही अगर लिक्विड की हो जाती है तो क्या बोलते हैं उसको? ऑस्मोसिस। है ना? फर्क होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। ओके, अब देखो, तो तो अब क्या करना पड़ेगा? तो किसी तरीके से अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये गार्ड सेल्स ओपन और क्लोज कैसे होते हैं, है ना? ये तो हमें पता चल गया कि गार्ड सेल्स होते हैं। वो गार्ड सेल्स क्या करते हैं? उस स्पोर को, उस गड्ढे को कवर करके रखते हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि जब जरूरत पड़े तो गेट खोलना कैसे है, आया ना? अरे भाई तुमने गेट तो लगवा दिया, लेकिन ये नहीं पता कि वो गेट खुलेगा कैसे, तो फिर उस गेट का फायदा क्या? नहीं दीपक? हाँ भैया। पता तो चलना चाहिए कि वो गेट खुलेगा कैसे। तो ये गार्ड सेल्स कैसे खुलते हैं? तो ये गार्ड सेल्स खुलते हैं बाबू वाटर प्रेशर से, और वाटर प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर, और इसी को बोलते हैं हम टर्जिडिटी। ठीक है? तो टर्गर प्रेशर वर्ड आएगा तो उससे डरना मत। टर्गर प्रेशर मतलब वाटर प्रेशर ही होता है। ओके, टर्गर प्रेशर मतलब वाटर प्रेशर। तो होगा कैसे? होगा ये कि जब मैं, देखो ऐसा समझ लो कि 2 गुब्बारे हैं तुम्हारे पास, 2 गुब्बारे हैं साइड बाय साइड। ओके, गुब्बारों की जगह नहीं बदल सकती, गुब्बारों की जगह नहीं बदल सकती। तो एक ऐसा गुब्बारा रहेगा भाई मेरे पास, ठीक है, और दूसरा गुब्बारा इस तरीके से। अरे हाँ है ना, ऐसा रहेगा गुब्बारा। 2 ऐसे गुब्बारे हैं मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा कि इनमें पानी भरूंगा, इसमें भी पानी भरूंगा और इसमें भी पानी भरूंगा। तो होगा क्या कि गुब्बारा फूल के बड़ा बड़ा होता जाएगा, हाँ है ना? बड़ा होगा ना भैया? हाँ भैया। ये ऐसे बड़ा होता चला जाएगा।
और ये भी गुब्बारा बड़ा होता चला जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक मूवमेंट ऐसी आ जाएगी कि ये दोनों के बीच के स्पेस को ये बंद कर देंगे। होगा ऐसा? भैया फिर उसके बाद क्या करूंगा कि मैं इसका पानी निकाल दूंगा। इसका पानी निकाल के वापस कैसे हो जाएंगे, ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे और वापस इन दोनों के बीच में जगह हो जाएगी। क्लियर? ऐसा ही होता है गार्ड सेल्स के बीच में। तो गार्ड सेल्स में क्या होते हैं कि दो ऐसे सेल होते हैं, ठीक है, इस तरीके के सेल होंगे। जब पानी नहीं है उनमें तो वो ऐसे सुक्कड़ एकदम, और जैसे जैसे पानी होता जाएगा वैसे वैसे मोटे होते चले जाएंगे, और मोटे होके वो क्या कर देंगे, ऐसा बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो वो पैक हो जाएगा, और जैसे ही पानी निकलेगा वैसे ही इसमें जगह आ जाएगी। जब पानी भरेंगे तो वापस बंद हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? दो अलग अलग भाई, दो बॉल समझ लो, ठीक है। जैसे जैसे उनमें पानी भरोगे तो आप उनके, अरे क्या हो गया यार, 1 सेकेंड, ठीक है, समझ में आई बात? ओके, तो ये होता है टर्गर प्रेशर। तो आज जाओ इसको पढ़ो, स्टोमेटा, ठीक है। और हाँ ओके, एक और काम कर लेते हैं कि ये जो इस सेल को, ये जो सेल है, जो गार्ड सेल है, इस गार्ड सेल, ये गार्ड सेल किसको कवर करता है, ये पोर्स को कवर करता है ना, जो इन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। इन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्लियर है? अरे हाँ है ना, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इन पोर्स को हम बोलेंगे स्टोमेटा। तो अभी जाओ इसको पढ़ो, इस पूरे क्रॉस सेक्शन को पढ़ेंगे और कल फिर इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। पढ़ के आना पूरे को, ये क्रॉस सेक्शन को, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, कैसे मूवमेंट होती है CO2 ऑक्सीजन की, गार्ड सेल कैसे ओपन क्लोज होते हैं, ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। पढ़ के नहीं आओगे मैं क्लास से निकाल दूंगा बिल्कुल, ठीक है। आज फाइनल वार्निंग हो गई है, बाकी इसको अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। ओके भैया, चलो बाय। ज्यादा ठंडा